हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ शुभ पाठशाला में। तो आज हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले संख्याएं। ये संख्याएं अंग्रेजी में इसको नंबर्स बोलते हैं। क्या होते हैं ये? तो अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन अंकों के बार बार प्रयोग से बनने वाले संख्याएं हमने क्या बोलती हैं, संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे मुझे लिखना है, मान लीजिए 123, तो ये क्या हुआ है, इनमें ये 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से मुझे लिखना है 100, इसमें क्या हुआ है, 1 और 2 बार 0 का प्रयोग हुआ है। तो इन अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। अब ये जो संख्याएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 2 प्रकार की होती हैं? सबसे पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इन्हें अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। दूसरे प्रकार की होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या ये क्या होती हैं, आइए देखते हैं। इसे अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं नंबर? आइए, परिमेय संख्याएं ऐसे संख्याएं जिन्हें हम P/Q, या इन्हें सीधी भाषा में कहें तो P क्या है यहां पर, न्यूमरेटर यानी कि अंश, और Q क्या है, डिनोमिनेटर यानी हर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पर Q का मान कभी भी शून्य ना हो। हर है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसका रीजन ये है, मान लीजिए कोई नंबर है यहां पर, जैसे 1, 2, 3, कोई भी XYZ नंबर, तो कोई भी हमने नंबर लिया यहां पर, उसे हम जब 0 से डिवाइड करते हैं, हम तो कुछ भी नंबर हो गया, और Q यानी जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, शून्य है, तो उस नंबर को 0 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, यहां पर ये अपरिभाषित प्राप्त होता है। इसलिए इस, जो कि कोई नंबर तो है नहीं क्योंकि अनंत है, ये अनंत का मतलब कोई ऐसी संख्या जिसे हम गिन ही नहीं सकते, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या में Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो परिमेय संख्या क्या होंगी? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जहां Q का मान कभी भी 0 के समान, 0 के बराबर नहीं हो, तब वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे उदाहरणों के तौर पे धन पूर्णांक, जितने भी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, यहां पर जितने भी सारे अंक होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक में सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के जहां तक भी होती हैं, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? जैसे 1 है, 2 है, 3 है,
इन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक को हम लिख सकते हैं 1/1, इस 2 को भी हम लिख सकते हैं 1/1, 3 को भी हम लिख सकते हैं 1/3/1। अगर मान लीजिए 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 है, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 6/1। मतलब 1 हर किसी का भी हो सकता है। अब इसके अलावा कौन सी होंगी? जितने भी ऋण पूर्णांक होंगे, ऋण पूर्णांक, ये भी कैसी होती हैं? सारे के सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऋण पूर्णांक कौन सी होंगी? जो भी ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें क्या करना है? माइनस चिन्ह लगा देना है। जैसे -2, -5, -6, इस तरह की जो भी संख्याएं हैं वो क्या होंगी? यहां पर परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके साथ ही साथ शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम शून्य को भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 या 0/2 या 0/3, इस तरह से किसी भी संख्या से जब शून्य को भाग दिया जाता है तब उसका मान शून्य ही प्राप्त होता है। इस शून्य के अलावा और कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे 1/2, मतलब जो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, भिन्न होती हैं, ये भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं आती हैं। जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है, 2/7 है, 3/6 है। इस तरह के नंबर्स भी, ये भी क्या है? p बटा q के रूप में है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होती हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बटा q के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे √2, इसका ये हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है और इसका कोई एक इस तरह की स्पेशल, मतलब जहां पर खत्म होती है संख्या, वो भी नहीं है। इसी तरह से √, में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं छोड़कर जिनका वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से 3 है, 5 है और 7 है, एटसेट्रा। ये जो वर्गमूल में √, में संख्याएं लिखी हुई हैं, इनका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसलिए ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं और इन्हें हम p बटा q के रूप में भी परिभाषित नहीं कर सकते। अब बात करें अगर यहां पर जैसे 1 है, 4 है, 9 है, इसके अलावा 16 है, तो क्या होता है? इनका वर्गमूल अगर हम निकालें तो इसका वर्गमूल हमें मिल जाता है ±1। इसी तरह से इसका वर्गमूल निकालें तो हमें मिल जाता है ±2। इसी तरह से इसका अगर वर्गमूल निकालें तो इसको हमें मिल जाएगा ±3। इसका वर्गमूल अगर हम ज्ञात करें तो इसका वर्गमूल हमें मिल जाएगा ±4। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, अगर ये √, के अंदर हैं तब ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। तो इनको छोड़ करके बाकी सारी संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा कुछ और संख्याएं भी होती हैं, जैसे पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। 3.14, वो आगे बहुत लंबा है, वो कभी फिनिश नहीं होता। इसी तरह से पाई हुआ और कुछ संख्याएं जैसे 1.01, 0.001 एंड सो ऑन,
इस तरह की जो संख्याएं जो अनंत तक चलती रहती हैं, कभी फिनिश नहीं होती, ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह की संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर इन दोनों संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं, इन दोनों को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। का टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। क्या ये प्रमेय होती है? उसके लिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं जैसे एक नंबर है 50। इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे गुणनखंडों में विभक्त कर लेते हैं और इस संख्या को हम छोटे छोटे नंबरों के या संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 25। फिर ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 5 पंजे 25। अब ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1। तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक अंत में हमें 1 प्राप्त ना हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 50 को हमने क्या लिख सकते हैं, इन संख्याओं का गुणनफल, यानी कितना, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणा 1। तो यहां पर इस संख्या को हमने इन छोटे छोटे संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। तो जिन संख्याओं को इस तरह से छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, जिनको हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करें ऐसी संख्याएं जिन्हें हम इस तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, जैसे 19 है या 13 है या फिर 17 है या फिर 23 है। ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन्हें अगर हम छोटी छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 19 को हम किसी से भाग देते हैं तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 19 को पूर्णतया काट सके, डिवाइड कर सके, भाग दे सके। इसी तरह से ना 13 को भाग दिया जा सकता है, ना 17 को, ना ही 23 को। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें कि ये क्या होती हैं, केवल अपने आप से ही डिवाइड होती है। 19 है, ये केवल 19 से और 1 से, एक कोई भी संख्या हुई वो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाती है। इसके अलावा 13 भी, ये केवल 13 से और 1 से ही विभाजित होती है। 17 की बात करें तो ये भी 17 से और 1 से ही विभाजित होगी, इसके अलावा और किसी से नहीं। 23 को हम केवल 23 से और 1 से विभाजित कर सकते हैं। ये संख्याएं सब की सब इस तरह की हैं कि केवल अपने आप से विभाजित होंगी और 1 से विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? वे संख्याएं जिन्हें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सके,
वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, और वे संख्याएं जिन्हें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सके, इन्हें नहीं कर सकते, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि ज्ञात कीजिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस का 4 गुणा 3 गुणा 5। ये संख्या जो है, क्या ये एक भाज्य संख्या है अथवा नहीं? तो क्या करेंगे, वैसे तो इसका बड़ा लंबा सा प्रोसेस है, पहले इन सबकी मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की, फिर इनको ऐड करें और फिर उसे डिवाइड करके देखें ऐसे। तब अगर उन्हें गुणनफल के रूप में इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, तब तो ये भाज्य संख्याएं हैं, अन्यथा नहीं है। दूसरा इसका मेथड ये है, इसमें से क्या करें, जो एक समान है उन्हें कॉमन ले सकते हैं। यहां से 3 और 5 ये एक समान है। इसके अलावा 2 भी यहां से कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां से ये 2 बाहर आ गया है, इसे हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो ये यहां से अब क्या बचा है 7 प्लस का, यहां से क्या बचा है 3 और 5 तो बाहर आ गए थे, और इसमें से 2 बाहर आ गया है, 2 अभी रह गया है। तो इस संख्या को हमने किस तरह से लिख लिया है, 3 गुणा 5 गुणा 2 और ये गुणा हो गया 9। हालांकि इसे लिखे या ना लिखे इस तरह से जोड़ के, लेकिन यहां पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो संख्याएं थी ये छोटे छोटे गुणनफलों के रूप में हैं, और जब हैं तो ये संख्या कैसी होगी, निश्चित रूप से एक भाज्य संख्या होगी। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या हुई, यहां पर हमने अभी भी सीखा है, कोई भी भाज्य संख्या हुई, उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है।